let's understand the difference between the excess demand and deficient demand today. So यहाँ पे जो मैंने बताया बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया है, राइट? कि शॉर्ट में एक्सेस डिमांड यानी आप अगर डिफरेंस भी पढ़ लेते हो, then also you get many things out of it. So डिफरेंस में सब कुछ कवर अप हो जा रहा है, मीनिंग भी और इफेक्ट्स भी. और वैसे ही मैं इवन मेजर्स में भी वैसे शॉर्ट करके मैंने बनाया है, जिससे आपको इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए, एक ही स्लाइड देख के आपको सब समझ में आ जाए. सो फर्स्ट हम समझते हैं उसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस, राइट? और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस दो तरीके से, एक तो मीनिंग है और दूसरा है इफेक्ट्स. सो मीनिंग में देखते हैं कि एक्सेस डिमांड में क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है. सो अगर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो एडी इज मोर देन एएस. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एडी इज मोर देन एएस तो एक्सेस डिमांड होगी, राइट? एंड एडी इज लेस देन एएस तो डेफिशिएंट डिमांड होगी. नेक्स्ट, एडी कर्व कैसा होगा? सो एग्रीगेट डिमांड का हमको पता है, कल हमने देखा था कि द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट अप इन हियर एंड इन हियर इट विल शिफ्ट डाउन, राइट? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से और एक्सेस डिमांड में ज़्यादा हो जाती है. गैप कौन सा आता है? तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप आता है. इट मीन्स द एक्सेस ऑफ न्यू हायर एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेयर. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ओरिजिनल डिमांड से काफ़ी हाई होती है और वही गैप क्रिएट करता है, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं. और यहाँ पे कौन सा गैप होता है? डिफ्लेशनरी गैप, राइट? सो द एक्सटेंट ऑफ न्यू लोअर एडी, यहाँ पे हायर एग्रीगेट डिमांड है, वहाँ पे लोअर एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट है. एक्सेस डिमांड क्या एक्सप्लेन करता है हमको? इट एक्सप्लेन्स इन्फ्लेशन, राइट? और डेफिसिट डिमांड हमको एक्सप्लेन करता है डिफ्लेशन. तो ये तो था मीनिंग, राइट? देन इफेक्ट्स. इफेक्ट्स हमने देखे थे 6 या 7 तरह के इफेक्ट्स है. लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. प्राइस कैसा होता है? तो अगेन एक्सेस डिमांड में कैसा होता है? कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंट प्राइस राइज. और डेफिसिट डिमांड में फॉल इन प्राइस लेवल. प्रोड्यूसर्स को एबनॉर्मल प्रॉफिट्स मिलता है नॉर्मली, यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है एक्सेस डिमांड में, जबकि डेफिसिट डिमांड में ज़रा भी नहीं. एक्सेस डिमांड में कंज्यूमर लूजर्स होते हैं, जबकि डेफिसिट डिमांड में कंज्यूमर्स गेन करते हैं, गेनर्स होते हैं. नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम राइज नहीं होती, मैंने पहले भी समझाया था आपको. नॉमिनल इनकम राइज होती है. नॉमिनल इनकम का मतलब, मैंने से नॉमिनल दैट मीन्स पैसों में राइज होती है बट डजंट रियली चेंज इन आउटपुट. आउटपुट में चेंज नहीं आता. यहाँ पे फॉल इन नेशनल इनकम फॉल होती है, राइट? और मैं ये भी लग सकता हूँ आउटपुट भी फॉल होता है यहाँ पे. क्लियर? एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट पे चेंज नहीं आता बिकॉज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, राइट? और यहाँ पे फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होगा. तो यहाँ पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट और लास्ट है आउटपुट. आउटपुट में क्या होगा? यहाँ पे डेफिसिट डिमांड में फॉल होगा आउटपुट, जबकि यहाँ पे आउटपुट राइज होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो. अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो आउटपुट में नो चेंज, राइट? आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा वापस. क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है तो जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही होगा. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस साइकिल में ये प्रॉस्पेरिटी और बूम पीरियड है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड में बिजनेस साइकिल में ये ग्लूम, पेसिमिज्म, रिसेशन या डिप्रेशन का पीरियड हो जाता है. ये समझ में आ रहा है सबको? If you have any doubts, you can let me know. Yes, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Let's move ahead. Now, policy measures to correct excess and deficient demand. Excess demand को या फिर deficient demand को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, राइट? तो उसमें पहली है फिस्कल पॉलिसी. एक तो पहली मेजर है फिस्कल पॉलिसी, जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को करेक्ट करने के लिए मेजर्स यूज किए गए. फिस्कल का मतलब क्या? तो फिस्कल पॉलिसी इज अ पॉलिसी कंसर्निंग टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. इसका सीधा ताल्लुकात है कि गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट का खर्चे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू से. गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से कमाती है? टैक्सेशन के द्वारा. और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, राइट?
सो गवर्नमेंट टैक्सेशन से रेवेन्यू आती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डेफिनेटली डिमांड क्रिएट होती है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्सपेंसेस बढ़ने से फ्लो ऑफ मनी इनकम भी लोगों की बढ़ती है, राइट। तो एक्सपेंडिचर ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है और गवर्नमेंट टैक्सेशन उसका रेवेन्यू रहता है। नाउ दिस मेजर्स आर आल्सो कॉल्ड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। इसी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे चेंज आता है, यानी सरकार को आमदनी कितनी है, उसके साथ खर्चा कितना करता है। एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि हमारे तरह सरकार बिहेव नहीं करती। हम लोगों की पहले आमदनी आती है, यानी फर्स्ट विल अर्न इनकम एंड देन विल स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर, राइट। पर सरकार ऐसा नहीं करती। सरकार पहले खर्चे का हिसाब बनाती है, दैट इज अ बजट, राइट, जो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद उस हिसाब से वो इनकम को वसूलती है। अगर उसको लगता है कि 40,000 का खर्चा होगा तो 40,000 के रेवेन्यू वसूलने की सोचेगा, राइट। दिस इज हाउ द गवर्नमेंट बिहेव्स। नाउ इसमें हमको दो चीज़ देखने की है, चेंजेस इन टैक्सेस, टैक्स में क्या चेंज आ रहे हैं। उसमें दो तरह के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हम डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। एंड दूसरा होता है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या फर्क आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक वर्क प्रोग्राम वगैरह वगैरह। पब्लिक वर्क प्रोग्राम यानी सरकार जॉब्स क्रिएट करती है, गार्डन बनाती है, ब्रिज बनाती है, तो सब पब्लिक वर्क प्रोग्राम है। उसमें क्या चेंज आ गया, राइट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन taxes, that is changes in government revenue, and changes in expenditure, government expenditure कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया है, राइट। इसमें फिस्कल पॉलिसी मेजर्स के साथ मीनिंग भी है, और एक्सेस डिमांड में क्या किया जा सकता है और डेफिसिट डिमांड में क्या किया जा सकता है, दोनों को मैंने यहाँ पे समझा है। रेवेन्यू पॉलिसी में सरकार क्या करेगी, राइट। अगर आपके पास लेट्स से एक्सेस डिमांड है तो, राइट, तो रेवेन्यू पॉलिसी सरकार बढ़ाएगी। सरकार रेवेन्यू बढ़ाने का मतलब क्या, सरकार रेवेन्यू बढ़ाएगी उसका मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में जो है वो खींच लेगी। पहले ये समझो एक्सेस डिमांड आती क्यों है, लोग डिमांड क्यों करते चीजों की, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, राइट। गुड्स के सामने पैसा ज्यादा है। तो सरकार अगर टैक्सेस बढ़ा देगी, राइट, यानी रेवेन्यू पॉलिसी रेस करेगी, यानी कि टैक्सेस बढ़ा देगी, तो डिमांड, एक्सेस जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, खींच लेगी। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, तो जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे खर्च करने के लिए। ये समझ में आ रहा है पहला पॉइंट, रेवेन्यू पॉलिसी, यस सर। राइट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर पॉलिसी में सरकार क्या करेगी, अगर एक्सेस डिमांड है, ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है, तो सरकार एक्सपेंडिचर पॉलिसी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं, तो उसको रिड्यूस कर देगी सरकार, राइट। बिकॉज व्हेन इट रिड्यूस द एक्सपेंडिचर देन ओनली द डिमांड विल सबड्यूड, डिमांड कम हो जाएंगे। और अगर डिमांड कम है, ऑलरेडी डेफिशिएंट है, तो सरकार एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रेस कर देगी, राइट, खर्चा बढ़ा देगी। सो दिस इज रिड्यूस्ड। नेट रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम रेवेन्यू पॉलिसी में रेवेन्यू को रेस करते हैं और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हैं, और डेफिसिट डिमांड में रेवेन्यू रिड्यूस कर देते हैं और एक्सपेंडिचर को रेस कर देते हैं, तो डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या, अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो बजट डेफिसिट का मतलब डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू में टैक्सेस बढ़ जाएंगे, राइट, और एक्सपेंडिचर में रिड्यूस हो जाएंगे एक्सेस डिमांड के टाइम पे, तो अल्टीमेटली डेफिसिट कम हो जाएगी, यहाँ पे डेफिसिट कम हो जाती। जबकि डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, डेफिसिट बढ़ जाती है ऑलवेज। इंडिया में काफ़ी सालों से डेफिसिट डिमांड ही चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, क्योंकि लोग इतने गरीब है, तो लोगों को डेफिनेटली दे नीड मनी, राइट, टू स्पेंड। तो यहाँ पे पता होगा आपको, राशन ही मिलता है, सब्सिडी मिलती है, कहने का मतलब, और यहाँ अभी अभी तो डायरेक्ट ट्रांसफर भी चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो कहने का मतलब यहाँ पे खर्चा बढ़ाने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, जबकि सरकार टैक्सेस बहुत कलेक्ट करती है पर बहुत कम कलेक्ट करती है, और कलेक्ट ज़्यादातर करती है तो अपर मिडिल क्लास और रिच लोगों से कलेक्ट करती है, तो जिससे उनके टैक्सेस कम आते हैं पर खर्चे बढ़ते हैं, जिससे इंडिया में होता क्या है, हर वक्त इंडिया में ऑलवेज डेफिसिट डिमांड का सिचुएशन रहता है और बजट डेफिसिट आता है ना। बजट डेफिसिट आने से
हमको क्या करना पड़ता है, हमको नई नोट छापनी पड़ती है, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल इन इकोनॉमिक्स एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसको हम करेक्टिव मेजर्स के नाम से जानते हैं। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स टू इंक्रीज परचेसिंग पावर इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट वी कॉल डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है डेफिसिट डिमांड के टाइम पे, जबकि एक्सेस डिमांड अगर हो जाए, राइट, तो डेफिसिट डिमांड कम हो जाती है। जैसे अमेरिका जैसे देश में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन रहती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज द सिचुएशन लिव इन यूएस एंड दिस इज द सिचुएशन वी फेस इन अमेरिका, इंडिया, राइट। दिस इज इन अमेरिका एंड दिस इज इन इंडिया। क्लियर हो रहा है ये? यस Yes, sir. Yes, sir. फाइन। ये तो था फिस्कल। अभी पॉलिसी मेजर्स में सेकंड पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। एक तो था फिस्कल पॉलिसी जिससे करेक्ट कर सकते हैं, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने जैसे ही बताया था कि एक होता है सरकार, यानी कि व्हाट आई कैन से मदर ऑफ द इकोनॉमी, राइट। दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक के हाथ में रहता है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कॉल इज द फादर ऑफ द इकोनॉमी, राइट, जो पापा की तरह काम करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इज अ पॉलिसी ऑफ कंसर्निंग मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। ये पॉलिसी मनी सप्लाई की और कितनी उधारी यानी क्रेडिट कितना मिलता है लोगों को, उसके ऊपर डिपेंड करती है। दिस मेजर्स आर आल्सो कॉल्ड चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ये मेजर्स को हम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्रेडिट मिलता है उतने ही ज़्यादा डिमांड होगी। अगर लोगों को पर्सनल लोन अच्छे से मिल जाएगी, राइट, कम दाम में लोन मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो डेफिनेटली दे विल रेज द डिमांड। पर अगर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टफ होगी, लोगों को पैसा जल्दी से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, राइट। नाउ इट इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एज आई टोल्ड यू, राइट। एंड दिस मॉनेटरी मेजर्स इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स एक तो होते हैं, जिसमें आता है बैंक रेट, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये सब कुछ आता है। और दूसरे तरह के मेजर्स होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसमें होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन वगैरह वगैरह। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर्स, राइट, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। नाउ हम दोनों ही मेजर्स को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, राइट, और पढ़ेंगे। नाउ पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट, और ये मॉनिटरी पॉलिसीज की मदद से हम देखेंगे इसको अभी, राइट। अगर मॉनिटरी पॉलिसी की मेजर से हम अगर इसको देखने चाहें, तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट में विभाजन कर दिया है। क्वांटिटेटिव मेजर्स एक है, राइट, और दूसरे है क्वालिटेटिव मेजर्स, राइट। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या किया जाता है और क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या किया जाता है, आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वांटिटेटिव मेजर्स में एक्सेस डिमांड में सब कुछ रेस करने की बात की है, और ज़्यादातर डेफिसिट डिमांड में यहाँ सब कुछ रिड्यूस करने की बात की है। अभी ऐसा क्यों, हम देखते हैं, उसको समझते हैं वन बाय वन। हर एक में मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर्स जो है वहाँ पे मीनिंग भी समझाया गया है आपको, लाइक जो ब्रैकेट में वो मीनिंग है ज़्यादातर। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, जो रेट पे हम डिपॉजिट करते हैं वो बैंक रेट रहते हैं, राइट। तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है। क्यों बैंक रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा डिपॉजिट करो, यानी आप पैसा हाथ में ना रखो, आप डिमांड ना करो ज़्यादा, कहने का मतलब, राइट। तो बैंक रेट रेज किए जाते हैं। जबकि डेफिसिट डिमांड, अगर डिमांड कम है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे अभी आप देखो तो रेट कितना है, कम है इंडिया में। क्यों रेट कम है, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी डिमांड ही नहीं है चीज़ों की, तो डेफिसिट डिमांड है तो बैंक रेट रिड्यूस रखो। अगर बैंक रेट आप रिड्यूस रखोगे, then what will happen, what is going to happen, the people will not keep money in the bank, people will keep the money in their hand, या फिर जो भी कुछ उनको लगेगा अच्छा चीज़ उसमें वो इन्वेस्ट कर देंगे या फिर पैसा डाल देंगे, राइट। तो मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट जिसको हम बैंक रेट बोलते हैं, उसको एक्सेस डिमांड के टाइप पर रेज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक्सेस डिमांड खींचने के लिए पैसों को बैंक ले लेती है, राइट। और ये बैंक किसके कंट्रोल में होती है, सेंट्रल बैंक के, रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। डिमांड एक्सेस होने का मतलब ये भी अगेन कि पैसा ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक ओएमओ करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं, राइट। इट मींस दे आर डीलिंग विद द सिक्योरिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, वो कमर्शियल बैंक के सिक्योरिटी के साथ डील करती है। यहाँ पे वो क्या करेगी, ओएमओ में आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज। आरबीआई सेल करेगी, उसका मतलब क्या,
If RBI sells, it means it will give securities to the commercial banks. और commercial bank के पास से ले क्या लेगी सामने? What it will take, right? यानी commercial bank के पास से वो what is going to take? RBI is going to take money, right? तो अगर commercial bank के पास पैसा रहेगा ही नहीं तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, और अगर लोन नहीं दे पाएंगे तो कहने का मतलब लोगों की डिमांड बढ़ेगी ही नहीं. तो ये भी एक जरिया है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, राइट? अगर मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए तो एक्सेस डिमांड आती है. तो आरबीआई क्या करती है? सिक्योरिटी को सेल करती है. सेल करने से पैसा खींच लेती है पूरा. सिमिलरली डेफिशिएंट डिमांड हो अगर जब आता है तब डेफिशिएंट डिमांड में क्या करती है? आरबीआई बाय कर देती है. व्हेन द आरबीआई बाइज, जब आरबीआई इसको बाय करती है तो क्या होता है पता है? बाय क्या करती है? सिक्योरिटीज बाय. सिक्योरिटी बाय करेगी तो आरबीआई पैसे देगी. किसको देगी? कमर्शियल बैंक को. इट मींस नाउ द कमर्शियल बैंक हैव मोर मनी टू लैंड, और ज्यादा पैसा होगा तो डेफिनेटली लैंड बढ़ेगा. लैंड बढ़ेगा तो डेफिसिट डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी. कहने का मतलब समझ में आ रहा है? ओएमओ ऑपरेशंस. यस सर. ओके, लेट्स मूव टू द एलआरआर. एलआरआर के दो पार्ट हैं, राइट? हमने पढ़ा था अभी तक. इसको एक बोलते हैं हम सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अभी सीआरआर क्या किया जाता है? सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है. सीआरआर यानी क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि कैश रिजर्व रेशियो हम पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में भी, कि कुछ मिनिमम अमाउंट कैश पार्क करना पड़ता है, राइट ना? कमर्शियल बैंक इसको पार्क करता है आरबीआई को. और एसएलआर क्या होता है? एसएलआर यानी कमर्शियल बैंक अपने पास ही कुछ लिक्विड एसेट्स में कुछ रखती है. तो ये दोनों अगर रेज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यानी उनके पास पैसे कम रहेंगे लैंड करने के लिए, राइट? कमर्शियल बैंक के पास से. और अगर पैसे कम होंगे तो एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. वैसे ही डेफिसिट डिमांड के टाइम पे इनको बोल देते हैं कि आरबीआई बोल देते हैं कि सीआरआर एसएलआर को कम कर दो, राइट? कम करने से क्या होगा कि वो लोग ज्यादा पैसा ना तो आरबीआई के पास रखेंगे और ना ही अपने पास रखेंगे, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा पैसे बचेंगे लैंड करने के लिए लोगों को. जैसे लैंड करेंगे लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, राइट? सो इट इज अ गुड मेजर फॉर डेफिशिएंट डिमांड. ये तो थे क्वांटिटेटिव मेजर्स. वैसे ही है क्वालिटेटिव मेजर्स. क्वालिटेटिव मेजर्स में बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे आपको स्टडीज के लिए सिर्फ दो ही है: मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एंड मॉडल सुएशन. मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक में, तो मैंने आपको समझाया था एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू रेशियो होता है. उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको 10 लाख की लोन चाहिए तो आपको 12 लाख या 15 लाख का सिक्योरिटी गिरवे रखना पड़ता है. अब ये 12 लाख का 15 लाख कौन तय करता है? वही तो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स. वो मार्जिन तय करता है. और मार्जिन कौन तय करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक. अगर मैं मार्जिन ऑफ रिक्वायरमेंट रेस कर दूं तो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये होगा कि मैं पहले 12 लाख का जमीन रख के 10 लाख की लोन लेता था. अभी मुझे लेट से 15 लाख या 17 लाख के जमीन रख के 10 लाख की लोन चाहिए. इससे होगा क्या? इससे आपको प्रॉपर्टी ज्यादा रखने के बावजूद आपको लोन कम मिलेगी. इट मीन्स लोन कम मिलने से आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी इकोनॉमी में, लोगों की डिमांड, राइट? तो दिस इज अ गुड पॉलिसी व्हेन यू हैव एक्सेस डिमांड. और डेफिसिट डिमांड के टाइम पे उसको रिड्यूस किया जाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस होने का मतलब क्या हो जाता है? व्हेन यू रिड्यूस द मार्जिन रिक्वायरमेंट, व्हाट इट मींस? इट मींस नाउ यू हैव लेस मनी टू स्पेंड. इसका मतलब आप कम वैल्यू की चीज गिरवे रखोगे तो भी आपको अच्छी लोन मिलेगी. यानी अभी आपको 17 लाख की जमीन रखने की जरूरत नहीं है 10 लाख की लोन लेने के लिए. ओनली 12 लाख ऑफ लोन्स विल डू, राइट? सो डेफिसिट डिमांड में अगेन यू आर बेनिफिटेड. द लास्ट पार्ट है मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन यानी लोन देना चाहिए कि क्या ना देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लोन की जब बात आती है तो पर्सनल लोन एट टाइम्स गवर्नमेंट बंद कर देती है, राइट? और दिस इज व्हाट वी कॉल मॉरल सुएशन. मॉरल सुएशन यानी सिर्फ एसेंशियल पर्पस के लिए ही आपको लोन मिलेगी, उसके अलावा आपको लोन नहीं मिलेगी, राइट? तो एसेंशियल पर्पस के लिए लोन मिलने का मतलब क्या? इट मीन्स दैट कि अगर एक्सेस डिमांड हो तो आपको सिर्फ एसेंशियल पर्पस के लिए लोन दी जाएगी. अगर मैं एसेंशियल पर्पस के लिए लोन दूंगा तो क्या मतलब? तो उसका मतलब मैं पर्सनल लोन नहीं ले सकता, मैं और कोई छोटी मोटी लोन नहीं ले सकता.
एजुकेशन लोन नहीं मिलेगी, ना ही बिजनेस लोन मिलेगी, राइट। तो सरकार बोलेगी कि यही एसेंशियल पर्पस है, उतनी लोन मिलेगी। उससे होगा क्यों कि आपका स्पेंडिंग, ओवर जो स्पेंडिंग हो रहा था वो कम हो जाएगा, राइट, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी, काबू में आ जाएगी। जब डेफिसिट डिमांड होती है, जब डिमांड ही नहीं होती इकोनॉमी में, तब वैसी लोन, एसेंशियल पर्पस जैसी लोन जो होती है उसको कम कर दिया जाता है, राइट। तो एसेंशियल पर्पस जरूरी नहीं है, कोई भी तरह की लोन मिलेगी आपको। अगर कोई भी तरह की लोन मिलेगी, इट मीन्स यू गेट पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, सभी तरह की लोन अगर आपको मिलेगी, उसका मतलब ये होता है कि आपकी डिमांड बढ़ सकती है। इट मीन्स नाउ यू कैन गेट मोर मनी फ्रॉम द बैंक एंड यू कैन स्पेंड, राइट। आपको ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और आप स्पेंड भी कर सकोगे इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Fine, that's it. This is the end of the chapter, right? I'm not going to go further today. Tomorrow we are going to go with the budget chapter, the new chapter, right? यहाँ पे मैंने 2 सेशन में शॉर्ट में ससिंक्ट में पूरा कवर अप किया है। आपके टेक्स्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है, राइट। जस्ट गो विद दिस रेफरेंस एंड यू गेट द एंटायर थिंग। मैं एक आध दिन में आपसे ये सब स्लाइड्स भी शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? फाइन। टुमारो, Yes, sir. फाइन, टुमारो विल मीट अगेन एंड विल गो विद द बजट चैप्टर, राइट। हम बजट चैप्टर कल से चालू करते हैं। फाइन। किसी को डाउट है आज के चैप्टर में? यू कैन आस्क मी, और या फिर कल के भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझे।